दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसे एक प्रासरार दरख्त के साये ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। एक दरख्त जो ना सिर्फ गांव वालों के जिस्मों बल्कि उनकी रूहों तक को अपना असेर बना चुका था। लेकिन एक नौजवान लड़का इसद अपनी अंदर की कुव्वत को दरियाफ्त करता है और फैसला करता है कि वो उस दरख्त की तारीकी से लड़ेगा। क्या असद अपनी जर्रात से गांव को आज़ाद करा सकेगा या फिर दरख्त की खौफनाक ताकत उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगी? जानिए इस सनसनीखेज कहानी के हर लम्हे में जिसे आपके सामने पेश किया जा रहा है। चंदनपुर वक्त के धंधलकों में छिपा एक छोटा सा गांव, जहां सूरज की रोशनी भी सुस्त रफ्तार से इतरती है। हर शाम जब अजान की आवाज़ पहाड़ों से टकराकर वापस आती तो गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गलियां सुनसान हो जाती और फजा में एक बेनाम सी वहशत फैल जाती। उस पेड़ के पास मत जाना बेटा, दादा जान ने इरफान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वहां कोई है जो साए में छिपा बैठा है। इरफान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दादा जान, वो तो एक दरख्त है, बस किस्से हैं, कहानियों का असर है। दादा ने गहरी सांस ली। ये किस्से कहानियां नहीं, हमारी आंखों देखी सच्चाइयां हैं। दरख्त गांव के पुराने कब्रिस्तान के किनारे पर था। उसके तने पर अजीब व गरीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से चीरा हो। शाखें इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी नीचे न पहुंच पाती। इस रात इरफान ने फैसला किया कि वो इस दरख्त के पास जाएगा। इरफान ने अपने बैग में टार्च, कैमरा और नोटबुक रखी। उसके साथ उसका करीबी दोस्त कामरान भी था, जो शुरू से ही महमजो तबीयत का मालिक था। दोनों ने खामोशी से घर से निकलने का मंसूबा बनाया ताकि दादा जान को मालूम ना हो। चांदनी रात थी, मगर गांव पर एक अजीब खामोशी तारी थी। हवा में नमी और मिट्टी की बू के साथ एक अनजाना सा बोझ महसूस होता था। इरफान और कामरान ने कब्रिस्तान के पीछे मौजूद रास्ता अख्तियार किया, जहां से वो दरख्त तक पहुंच सकते थे। यार, वाकई यहाँ कुछ अजीब है, कामरान ने सरगोशी की। दरख्त अब उनके सामने था। वो बहुत ऊंचा और फैला हुआ था, जैसे किसी जिन ने अपने बाजू खोले हों। उसके तने पर गहरे काले निशान थे और करीब जाने पर इरफान को यूं लगा जैसे किसी ने उसे देखा हो। अचानक टार्च की रोशनी थरथराने लगी। पेटरी तो नहीं थी ना? इरफान ने हैरानी से कहा। तभी दौर से एक मध्यम आवाज आई, जैसे कोई औरत कराह रही हो। इरफान और कामरान दोनों ठटक गए। तुमने सुना? हाँ। वो आवाज, वो कहां से आ रही है? दरख्त की जड़ों के पास एक पुरानी कब्र थी। उस पर काई जमी हुई थी और कतबा आधा मिटा हुआ था। इरफान ने झुककर लिखाई को पढ़ने की कोशिश की। ये जारीना कौन है थी? इरफान ने खुद से सवाल किया। उस लम्हे दरख्त की शाखें जोर से हिलने लगे, हालांकि हुआ बिल्कुल नहीं चल रही थी। कैमरा खुद बखुद ऑन हो गया और उसकी स्क्रीन पर एक धुंधली सी औरत की शक्ल जाहिर हुई। सिर के बाल बिखरे, चेहरा खून में लथपथ और आंखें सीधी इरफान की जानिब। इरफान और कामरान ने चीख कर पीछे हटना चाहा, मगर उनके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। वो चल रही है, दरख्त से बाहर आ रही है। कामरान की आवाज कांप रही थी। फिर सब कुछ सियाह हो गया। जब इरफान को होश आया तो वो खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। कमरे की दीवारें मिट्टी की थीं और छत से लटकती हुई मोमबत्ती मध्यम रोशनी दे रही थी। सिर में शदीद दर्द था, जैसे किसी ने लोहे की सुलाख मारी हो। कामरान, इरफान ने धैर्य से पुकारा। दरवाजा चरचराया और एक अधेड़ उम्र औरत अंदर दाखिल हुई। चेहरे पर फिक्र के आसार नमाया थे। वो नूर बीबी थी,
गांव की पुरासरार किस्म की औरत, जिसे लोग पागल फकीरनी कहते थे। अल्लाह तेरा शुक्र, होश में आ गया। नूर बीबी ने माथे पर पानी का छेंटा दिया। मेरा दोस्त कामरान कहाँ है? नूर बीबी ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा, तुम दोनों दरख्त के पास बेहोश मिले थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त वो कुछ बोल नहीं रहा। उसकी आंखें खुली हैं, मगर वो देख नहीं रहा। इरफान के तन बदन में सनसनाहट दौड़ गई। मैं उसे देखना चाहता हूं, अभी। नूर बीबी ने उसे सहारा देकर बाहर निकाला। सहन में चारपाई पर कामरान लेटा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर इनमें जिंदगी का कोई रंग नहीं था। चेहरा सफेद, जैसे खून खश्क हो चुका हो। इरफान उसके करीब बैठा। कामरान, यार कुछ तो बोल। तभी कामरान के होंठ हले। एक मध्यम डूबती हुई सरगोशी, जारीना। इरफान पीछे हट गया। जारीना, ये नाम तो कब्र पर लिखा था। नूर बीबी खामोशी से जमीन पर बैठ गई। इसकी आवाज भारी हो चुकी थी। जारीना, वो इस दरख्त से बंधी है बेटा। सालों पहले की बात है। गांव के जागीरदार ने उसके साथ जुल्म किया। उसे उस पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। लोगों ने उसे चुपचाप दफना दिया, मगर जारीना का दिख, उसकी चीखें उस पेड़ में बस गईं। इरफान की आंखें खौफ से फैल गईं। मगर अब वो वापस क्यों आई है? नूर बीबी ने कहा, क्योंकि तुमने कब्र को जगाया है। जो सव्या था उसे बीदार किया। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी कहानी मुकम्मल ना हो जाए। इरफान को लगा जैसे फजा में एक बार फिर वही कराह सुनाई दी, और इस बार वो सिर्फ आवाज नहीं, एक अहद था, एक इंतकाम। इरफान सारी रात जागता रहा। कामरान की बेजान आंखें उसे मुसलसल जारीना के नाम की तरफ धकेलती रहीं। वो जानता था, जब तक वो इस राज तक न पहुंचे, उसके दोस्त की रूह कैद में रहेगी। सुबह के धंधलके में वो नूर बीबी के पास गया। मुझे सब सच जानना है, जारीना के साथ क्या हुआ था? नूर बीबी ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वक्त से इजाजत मांग रही हो। फिर आहिस्ता बोली, 50 बरस पहले जारीना इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी हिस्न का चर्चा मैलों दौर था, मगर गांव के जागीरदार मुल्क अकबाल उसका दीवाना हो गया। जब जारीना ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया, तो उसने बदला लेने की ठान ली। एक रात वो अपने आदमियों के साथ जारीना को हलाक करने के लिए रवाना हुआ। अगवा करके ले आया। गांव वालों ने सच जानते हुए भी कुछ न कहा, क्योंकि मुल्क अकबाल के खिलाफ जाना मौत को दावत देना था। अगले दिन जारीना की लाश दरख्त से लटकी मिली। बदन आधा जला हुआ, आंखें खुली जैसे मौत को घूर रही हूं। लोग कहते हैं कि जब उसे दफनाया जा रहा था तो आसमान से बजली गिरी और दरख्त की एक शाख कब्र पर हूं जा गिरी। वो शाख अब जड़ बन चुकी है और जारीना की रूह वहीं कैद है। इरफान की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या उसकी रूह को सुकून नहीं मिला? नहीं, नूर बीबी बोली, जब तक सच सामने नहीं आता और जुल्म का हिसाब नहीं होता, वो इस पीड़ से बंधी रहेगी। इरफान ने फैसला कर लिया, वो मुल्क अकबाल के खानदान से मिलेगा और सच होगा, निकालेगा। उसे मालूम था कि खतरा है, मगर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसी दोपहर वो मुल्क इकबाल के पुराने हुवैली की तरफ रवाना हुआ। वहां अब उसका पोता फिराज है, इकबाल, रहता था। जब इरफान ने दरवाजे पर दस्तक दी तो फिराज खुद बाहर आया। क्या काम है? फिराज ने खुश्क लहजे में पूछा। मुझे जारीना के बारे में बात करनी है। फिराज की आंखों में खौफ की एक परछाई लहराई। उसने फौरन दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर इरफान ने रोक लिया। अगर तुमने आज सच न बताया तो वो रूह खुद तुमसे बदला लेगी। फिराज लर्ज गया। ये सब किस्से हैं, मेरे दादा के जमाने की पुरानी बातें। नहीं। इरफान ने कैमरा निकाला और वो वीडियो दिखाई जो दरख्त के पास बनी थी। जारीना की धुंधली शक्ल और कामरान की हालत। फिराज के चेहरे का रंग उड़ गया।
वो पीछे हटा और कुर्सी पर बैठ गया। मेरे दादा ने जुल्म किया था और हम सब इस गुनाह के वारिस बन गए हैं। तो फिर सच सामने लाओ, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। फिराज देर तक खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, जैसे परसों का बोझ जबान पर आया हो। मेरे दादा मलिक इकबाल ने सिर्फ जारीना के साथ जुल्म नहीं किया, उसके भाई को भी कत्ल करवा दिया था, क्योंकि वो जारीना को बचाने आया था। गांव के मौलवी, चौहदरी सब ने चुप साध ली थी। दादा ने जारीना को आबरत बनाने के लिए उस पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया और कहा कि ये उसकी जद का अंजाम है। फिराज ने लड़ुसते हाथों से एक पुराना संदूक खोला। उसमें जारीना की एक तस्वीर, कुछ खिस्ता खतूत और एक खूनी चाकू रखा था। ये चाकू जारीना के भाई का है। वो उसे लेकर मलिक इकबाल के पास गया था, मगर जिंदा वापस नहीं आया। इरफान ने कहा, ये सब शवाहिद मुझे दो, मैं इन्हें उस कब्र के पास रखूंगा, शायद उससे जारीना की रूह को सुकून मिले। फिराज ने सब कुछ इरफान को दे दिया, जैसे वो खुद भी उस बोझ से नजात चाहता हो। लेकिन जाते वक्त उसने एक बात कही, ध्यान रखना, अगर इस अमल के दौरान कुछ गलत हुआ तो जारीना की रूह मजीद खूनी हो जाएगी। इरफान सीधा कब्रिस्तान की तरफ निकला। शाम हो चुकी थी और आसमान पर घने बादल छा गए थे। जब वो दरख्त के नीचे पहुंचा तो फजा में सरगोशियों की आवाज फिर अभड़ने लगी। उसने कब्र के करीब बैठकर वो तस्वीर रखी, खतूत कब्र पर बिछाए और चाकू मिट्टी में गाड़ दिया। फिर हाथ उठाकर बोला, जारीना, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने आया हूं, तुम्हारा दर्द सुना है, तुम्हारी कहानी अब छपी नहीं रहेगी। तभी दरख्त की शाखें तेज हवाओं में झूमने लगे। आसमान से एक बजली गिरी और कब्र के पास जमीन में जिलजिला सा महसूस हुआ। अचानक कब्र की मिट्टी फट गई, एक धमासा उठा और इसमें जारीना की शबीह जाहिर हुई। उसके चेहरे पर सुकून और गुस्से का अजीब इम्तिजाज था। आंखों से आंसू रवा थे, मगर होंठों पर मुस्कुराहट। शुक्रिया इरफान। फिर वो धवां आहिस्ता आहिस्ता फजा में तहलील हो गया और कब्र प्रसकून हो गई। इरफान ने सुकून का सांस लिया। लगता था जारीना को इंसाफ मिल चुका है। लेकिन जैसे ही वो पलटने लगा, कब्र के पीछे एक और साया हरकत में आया। एक मर्द की हल्की सी कहकहा, अब मेरी बारी है। इरफान अचानक रुक गया। कहकाई की आवाज हुआ में घुल चुकी थी, लेकिन फजा का दर्जा हरारत जैसे लम्हों में कम हो गया हो। कब्र के पीछे मौजूद साया अब वाज़े होने लगा। एक लंबा, दबला पतला मर्द जिसकी आंखें अंगारों की मानिंद चमक रही थी। वो जारीना का भाई रियाज था, लेकिन बदला हुआ। जारीना को इंसाफ मिल गया। वो धीरे से बोला, तो क्या मेरे खून का हिसाब कौन लेगा? इरफान ने पीछे हटते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूं। अगर तुम वाकई उस जुल्म का शिकार थे तो तुम्हें भी सुकून मिलना चाहिए। रियाज की आंखों में एक लम्हे को दर्द अभरा, मगर फौरन वो गुस्से में बदल गया। मेरी रूह तब तक कैद रहेगी जब तक मलिक इकबाल की नस्ल फना ना हो जाए। तुमने फिराज को जिंदा छोड़ दिया, वो मेरी इंतकाम की राह में रुकावट है। इरफान को एहसास हुआ कि जारीना की कहानी खत्म नहीं हुई। उसका भाई अब अंधेरे का नया चेहरा बन चुका था। रियाज इंसाफ नहीं, बदला चाहता था। देखो रियाज, बदला तुम्हें वही बना देगा जो तुम्हारे दुश्मन थे। रियाज जोर से चीखा। कब्रिस्तान की फजा लर्ज उठी। शाखें एक बार फिर शोर मचाने लगे और पुरानी कब्रें धीरे धीरे खुलने लगे, जैसे कोई फौज जमीन के नीचे से उठ रही हो। इरफान ने फौरन जारीना की कब्र पर हाथ रखा और चीखकर पुकारा, जारीना, तुम्हें इंसाफ मिला है, अब अपने भाई को रोक लो, वो तुम्हारा नाम भी मिट्टी में मिला देगा। एक सन्नाटा छा गया। फिर जारीना की शबिया दोबारा नमूदार हुई। उसका चेहरा अब और ज्यादा संजीदा था। वो धीरे धीरे रियाज की तरफ बढ़ी
जैसे बहन अपने छोटे भाई को समझाने जा रही हो। भाई, बस करो, तुम्हारे हाथ भी अब खूनी हो चुके हैं। मैं आजाद हूं, अब तुम भी हो जाओ। रियाज ने आंखें बंद कर ली। एक चीख, एक रोशनी, और वो साया बिखर गया। शाखें साकत हो गईं। कब्रें दोबारा मिट्टी से ढक गईं। इरफान वहीं बैठ गया। आंखों में आंसू थे, दिल में थकन। अब वो जान चुका था, कभी कभी इंसाफ का बोझ भी खौफ से भरा होता है। लेकिन जब वो पलटने लगा तो दरख्त की जड़ों के दरमियान एक नई दरार नमूदार हुई और अंदर से एक सर्द सा हनिस्ता हुआ सरगोशी नमा जमला निकला। अभी सब खत्म नहीं हुआ। इरफान दरख्त से दूर हटने ही वाला था कि वो गहरी कपकपाती सरगोशी फिर गूंजी। अभी सब खत्म नहीं हुआ। वो लर्ज कर रुक गया। जिस जगह जारीना की कब्र थी उसके पीछे दरख्त की जड़ें अब मजीद फैल चुकी थीं, जैसे जमीन को निगलने लगी हूं। इरफान ने गौर से देखा। इन जड़ों में चेहरे उभर रहे थे, इंसानी चेहरे जो दर्द और वहशत में हैं, मुब्तला थे। नूर बीबी की आवाज उसके जहन में गूंजी। ये सिर्फ जारीना की कहानी नहीं, ये पेड़ खुद लांत है। इरफान फौरन नूर बीबी के घर की तरफ भागा। वहां पहुंचकर हानिपते हुए बोला, नूर बीबी, वो दरख्त, वो सिर्फ एक दरख्त नहीं। नूर बीबी की आंखों में खौफ की एक परछाई दौड़ गई। तुमने उसे जागते हुए देख लिया। हाँ, इसकी जड़ें, उनमें चेहरे थे, लोग जैसे अंदर कैद हों। नूर बीबी ने बासी लीम की लो तेज की और एक पुराना तोमार निकाला। इस पर हाथ से लिखा हुआ था, लानती शजर, शजर खबीसा। ये पेड़ यहां हमेशा से नहीं था। 100 साल पहले जब गांव पर खशक साली आई तो एक फकीर आया। उसने कहा, औस दरख्त को लगाओ, पानी भी आएगा, साया भी। मगर किसी ने नहीं जाना वो फकीर कोई इंसान नहीं, लांत था। इरफान कांप गया। तो जारीना, रियाज और बाकी रूहें सब उस पेड़ की कैद में थीं। हाँ, नूर बीबी ने कहा, ये पेड़ उन रूहों को कैद कर लेता है जो मजलूम या इंतकाम में मर जाते हैं। उनकी चीखें, उनका गुस्सा, सब उसकी जड़ों में समू जाता है। तो उसे खत्म कैसे किया जा सकता है? नूर बीबी ने आहिस्ता से कहा, शजर खबीसा को आम आग से नहीं जलाया जा सकता। उसके लिए खून मासूम और कलाम हक की जरूरत है। क्या मतलब खून मासूम? नूर बीबी ने आंखें बंद कर ले। किसी ऐसे शख्स का खून जिसने कभी किसी पर जुल्म न किया हो और वो अपनी जान देने पर राजी हो, वही कुर्बानी दे सकता है। इरफान खामोश हो गया। बाहर आसमान पर काले बादलों ने सूरज को ढांप लिया था। गांव की फजा में एक बार फिर गठा घूमने लगी थी। इरफान जान चुका था, ये अब महज एक कहानी नहीं, एक जंग थी और अगला कदम कुर्बानी का था। रात की तारीकी हर लम्हा गहरी होती जा रही थी। गांव के आसमान पर चमकती बजली और गरजती बादलों की आवाज जैसे आने वाले तूफान का ऐलान कर रही थी। इरफान नूर बीबी के घर के सहन में खामोश बैठा था। दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अपनी जान दे सकता हूं? नूर बीबी करीब आई, हाथ में तस्बीह लिए। बेटा, मैं जानती हूं ये आसान नहीं, मगर इस दरख्त को खत्म करने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। इरफान ने आहिस्ता से पूछा, अगर मैं अपनी जान दे दूं तो क्या वो दरख्त हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? नूर बीबी ने जवाब दिया, अगर तुम्हारी नीयत खालिस हुई और तुम कलाम हक पढ़ते हुए कुर्बानी दो तो वो पेड़ खुद बखुद जलकर राख हो जाएगा और उसमें कैद हर रूह आजाद हो जाएगी। इरफान ने गहरी सांस ली। तो फिर मुझे देर नहीं करनी चाहिए। वो उठा, वजू किया और एक कपड़े में छुरी, कलाम हक और जारीना का खत लिपेटकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। दरख्त अब पहले से ज्यादा शैतानी लग रहा था। उसकी शाखें आसमान की तरफ लिपक रही थीं।
और जड़ों से अजीब सी कराहें सुनाई दे रही थीं, जैसे हर रूह अपनी रहाई के लिए चीख रही हो। इरफान ने दरख्त के नीचे एक दायरा बनाया और बैठकर कुरान पाक की सूरह रहमान की तलावत शुरू की। जैसे जैसे आयात गूंजने लगे, पेड़ की शाखें मड़ने लगे, जड़ें कपकपाने लगे। तब इरफान ने छुरी उठाई, अपने हाथ की निस पर रखा और आंखें बंद करके बोला, हाय रब, अगर मेरी जान इस जमीन की लांत मिटाने के लिए कबूल हो सकती है तो मुझे कुर्बानी की तौफीक दे दे। उसने छुरी चलाई, खून जमीन पर टपकने लगा। अंदर जैसे एक चीख अभरी, आसमान से आग की लपटें नीचे गिरने लगे। दरख्त की छाल जलने लगी, जड़ों में से रोशनी निकलने लगी, जैसे हर कैद रूह आजाद हो रही हो। जारीना की शबिया आखिरी बार नमूदार हुई। उसके होंठों पर सुकून की मुस्कुराहट थी। तुमने हमें आजाद कर दिया इरफान। दरख्त धमाके से फट गया, हर तरफ राख बिखर गई। अगली सुबह नूर बीबी कब्रिस्तान पहुंची। वहां इरफान का जिस्म बेजान पड़ा था, मगर चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे उसने अपना वादा पूरा कर दिया हो। गांव वालों ने जब वो जगह देखी तो हैरान रह गए। दरख्त गायब था, जमीन हमवार और फजा परस्कून। नूर बीबी ने इरफान की कब्र पर वही खत रखा जिसे उसने जारीना की तरफ से पढ़ा था। कभी कभी सच की कीमत जान होती है। 5 साल गुजर चुके थे। गांव अब वो नहीं रहा जो कभी था। दरख्त की जगह अब एक साफ मैदान था जहां बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग चहलकदमी करते और हवा में एक अजीब सुकून पाया जाता। लोग अब खुले आसमान के नीचे बैठकर बातें करते थे, जहां पहले खौफ की फजा छाई रहती थी। नूर बीबी अब बूढ़ी हो चुकी थी, मगर उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। वो अक्सर छोटे बच्चों को एक कहानी सुनाया करती थीं। कभी यहाँ एक दरख्त था, ऐसा दरख्त जिसमें कई रूहें कैद थीं, और एक नौजवान जिसने सबको आजाद करने के लिए अपनी जान दे दी। गांव वालों ने उस मकाम पर एक छोटा सा पत्थर का मीनार बनाया था। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, यहां वो सविया है जिसने अंधेरे को रोशनी में बदला। इरफान का नाम अब हर दिल की धड़कन था। उसकी कुर्बानी ने गांव को न सिर्फ एक लांत से नजात दी, बल्कि लोगों को सच बोलने, जुल्म के खिलाफ खड़े होने और कुर्बानी देने का हौसला दिया। मगर एक रात जब आसमान पर फिर वही पुरानी बजली चमकी, नूर बीबी को एक ख्वाब आया। ख्वाब में वही फकीर जो दरख्त लाया था राख में से उठ रहा था। उसके लबों पर एक हंसी थी। जहां अंधेरा एक बार आया हो, वो रोशनी से कभी मुतमईन नहीं होता। नूर बीबी जाग गई। माथे पर पसीना, दिल तेज धड़क रहा था। क्या ये सिर्फ एक ख्वाब था या एक नई लांत जन्म लेने को थी? 5 साल बाद गांव में जिंदगी कुदरे मामूल पर आ चुकी थी, मगर उसकी पुरानी यादें हर दिल में बसी हुई थीं। लोग अब खौफ के बजाय उम्मीद की रोशनी में जिंदगी गुजार रहे थे। वो दरख्त जो कभी इस गांव के लिए एक लांत था, अब उसकी जगह एक खूबसूरत बाग था, जहां फूल खुलते, दरख्तों के साए में बच्चे खेलते और बुजुर्ग उस बाग में आकर अपनी थिकन दूर करते थे। नूर बीबी की उम्र बढ़ चुकी थी, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जो एक वक्त में इरफान में थी। उसका दिल हमेशा वो लम्हे याद करता था जब इरफान ने अपनी जान कुर्बान करके गांव की लानत से नजात दिलाई थी। वो अक्सर सोचती थी कि अगर इरफान न होता तो गांव का क्या हाल होता। वो लड़का, वो बच्चा। नूर बीबी हमेशा गांव के बच्चों से कहा करती थी, उसने हमें दिखाया कि इंसान की असल ताकत उसके अंदर होती है, और जब तक हम सच के लिए खड़े ना हों तब तक हम अपने खौफ से आज़ाद नहीं हो सकते। गांव की नई नस्ल ने अब सच का मफहूम समझना शुरू कर दिया था, और वो पहले की निस्बत ज़्यादा हिम्मत वाले, आज़ाद ख्याल और अपने हुकूक के लिए लड़ने वाले बन चुके थे। बीटा, असद,
अब गांव का नौजवान रहनुमा बन चुका था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो अपने वालिद की कहानियों में नहीं थी, बल्कि एक नए दौर के ख्वाबों की निशानी थी। हमें वो दरख्त हमेशा याद रखना चाहिए, इसलिए कि उसने हमें दिखाया कि जहां रोशनी हो वहां हमेशा अंधेरे का भी सामना करना पड़ता है, और जब तक हम उस अंधेरे का मुकाबला न करें हम सुकून से नहीं जी सकते। एक दिन असद और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस दरख्त की जगह पर एक स्कूल बनाएंगे। यहाँ के बच्चे न सिर्फ इल्म हासिल करेंगे बल्कि उनको सच्चाई और शुजाअत की तालीम भी दी जाएगी। ये दरख्त अब राख हो चुका है, मगर उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। हम उसे नहीं भूलेंगे बल्कि उससे सीखेंगे। असद हमेशा जिंदा रहेगी ने एक जलसे में ऐलान किया। बाब 11। वापस आना। एक दिन असद जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल के तामीराती काम का जायजा ले रहा था, अचानक उसे एक प्रासरार आवाज सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। ये आवाज वही थी जो इरफान ने एक वक्त में सुनी थी। अभी सब खत्म नहीं हुआ। असद का दिल धड़कने लगा और वो फौरन अपने दोस्तों को वापस बुलाया। क्या तुमने कुछ सुना? वो सब इनकार में सिर हिलाने लगे, लेकिन असद को यकीन था कि ये कोई आम बात नहीं थी। वो वापस नूर बीबी के पास गया ताकि उससे उस आवाज के बारे में पूछ सके। नूर बीबी ने असद की आंखों में एक गमगीन सी झलक देखी। तुमने वो आवाज सुनी? हाँ नूर बीबी, वो आवाज, वो मुझे नहीं लगती कि सिर्फ एक ख्वाब था। नूर बीबी खामोश हो गई। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, यह पेड़ सिर्फ एक दरख्त नहीं था। ये दरख्त या शायद कुछ और, एक शैतानी कुव्वत थी जो उस गांव को अपनी लपेट में ले चुकी थी। लेकिन तुमने उसका मुकाबला किया और तुम्हारे अंदर वही हौसला है जो इरफान में था। इसद को समझ आ गया कि ये एक नए जंग का आगाज था और उसका मकसद सिर्फ गांव को नहीं बल्कि अपने अंदर के खौफ को शिकस्त देना था। बाब 12। खतरा फिर करीब आ रहा है। असद ने गांव के बुजुर्गों से सुन रखा है था कि जब भी कोई शरारत या जुल्म खत्म होता है तो शैतानी कुव्वतें दोबारा उभरती हैं, लेकिन इस बार वो ज्यादा ताकतवर और हुनरमंद होती हैं। असद ने अपनी कोशिशों को बढ़ा दिया और गांव के हर शख्स से उसकी मदद मांगी। एक रात जब गांव के लोग अपने कामों से फारिग होकर सोने जा रहे थे, एक अजीब वाकया पेश आया। पूरे गांव में एक तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ ही गहरे साए दिखाई दिए। ये क्या हो रहा है? इसद ने पूछा। इसद की आंखों में एक खौफ की लहर दौड़ गई। ये वो दरख्त नहीं था जिसे हमने खत्म किया, ये कुछ और था। गांव में रात का सुकून अचानक टूट गया। उसद और उसके दोस्तों ने देखा कि गांव के अतराफ में एक अजीब सी सियाही फैल गई थी, जैसे कुछ गैर मरी चीज उनके करीब आ रही हो। दूर तक गहरा साया फैल चुका था और हवा में एक बदबू थी जो किसी मुर्दा जिस्म की सी बो महसूस हो रही थी। ये क्या हो रहा है? इसद की आवाज कांप रही थी। नूर बीबी की आवाज उनके जहन में गूंजी। अगर तुमने उस दरख्त को नहीं रोका तो शैतान दोबारा तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये दरख्त एक दरख्त नहीं था बल्कि एक दरवाजा था जो आलमी गैब को खोलता था। इसद ने फौरन अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और फैसला किया कि वो इस सियाही के मरकज की तरफ जाएंगे। वो जानते थे कि जो कुछ भी हो रहा था ये कुछ मामूली नहीं था। इसद और उसके दोस्त जब गांव के किनारे तक पहुंचे तो उन्होंने वही स्याह शक्लें देखीं जो बादलों की तरह छा रही थीं। हर कदम पर जमीन हिल रही थी और हवा में एक खतरनाक सरगोशी सुनाई दे रही थी। असद की आंखों में चमक थी, लेकिन वो जानता था कि अब तक की सारी कोशिशें रायगा नहीं जा सकती। हमें इस दरवाजे को बंद करना होगा। असद, एक दोस्त ने कहा।
اسد نے گہری سانس لی اور کہا، ہمیں اس درخت کی جڑوں تک پہنچنا ہوگا۔ وہاں وہ راز چھپے ہیں جنہیں ہم نے ابھی تک نہیں جانا۔ وہ درخت کی طرف بڑھنے لگے اور جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ درخت کے نیچے سے ایک شبح نمودار ہوا جو انسان نہیں بلکہ کسی بھیانک مخلوق کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے میری آرام کی جگہ چھین لی تھی اسد، وہ شبح بولا۔ اسد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تم کون ہو اور یہ کیا چاہتا ہے؟ شبح ہنسا، میں وہ ہوں جسے تم نے ختم کیا سمجھا تھا، لیکن تم نے صرف میرے جسم کو ختم کیا، میری روح کو نہیں، اور اب میں تمہارے گاؤں میں اپنا تسلط قائم کرنے آیا ہوں۔ اسد نے قدم بڑھایا اور ایک جرات کے ساتھ کہا، ہم تمہیں پھر سے قید کر لیں گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ شبح نے اپنی شکل بدلی اور ایک خوفناک قہقہ لگایا، تم مجھے نہیں روک سکتے، میں تمہارے اندر ہوں، تمہارے خوف میں ہوں۔ اسد اور اس کے دوستوں کے پاس اب صرف ایک راستہ ہے بچا تھا، وہ درخت کی جڑوں تک پہنچے اور اس شیطانی قوت کا سامنا کرے۔ جیسے ہی اسد نے زمین کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کی انگلیاں درخت کی جڑوں میں گڑ گئیں۔ ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پھر ایک وحشی چیخ سنائی دی اور اچانک اسد کے دماغ میں ایک جھڑک لگا، وہ درخت، وہ قوت، وہ لعنت، یہ سب اس کے ہیں اندر تھا۔ وہ اس درخت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دراصل یہ درخت اس کا امتحان لے رہا تھا۔ نور بی بی کی آواز پھر اس کے دماغ میں گونجی، جب تم نے اس درخت کو ختم کیا تھا، تم نے دراصل ایک دروازہ کھولا تھا۔ یہ درخت ایک حقیقت سے جڑا تھا اور وہ حقیقت تمہارے اندر ہے۔ اسد نے بے اختیاری سے زمین پر ہاتھ مارا۔ تو کیا یہ سب کچھ میں ہی ہوں؟ کیا یہ درخت، اس کی طاقت میرے اندر چھپی ہوئی ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال خود سے پوچھا، ایک لرزہ خیز سکوت چھا گیا۔ اسد کے جسم میں ایک طاقتور تبدیلی آئی، جیسے کوئی نئی روح اس کے جسم میں حلول کر گئی ہو۔ اسد کے جسم میں ایک شدت سے تبدیلی آ رہی تھی۔ اس کے اندر کی تاریکی اور روشنی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ صرف اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندر کی اس شیطانی قوت کو شکست دینے کے لیے لڑ رہا تھا۔ اسد، تمہیں اس قوت کو قابو کرنا ہوگا۔ اس کے دوستوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اسد کی نظریں اب بدل چکی تھیں۔ وہ اب ایک نئے عزم کے ساتھ درخت کی جڑوں میں اپنا ہاتھ مزید گہرائی میں ڈال رہا تھا۔ اچانک اس کے اندر ایک آواز گونجی، تمہیں یہ طاقت چاہیے؟ اسد کے جسم میں ایک تیز جھرجھری دوڑ گئی۔ ہاں، اس نے کہا، مجھے اسے روکنا ہوگا، گاؤں کو بچانا ہے۔ ایک لمحے میں اسد کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی ایک چمک آئی اور درخت کی جڑوں میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زمین لرزنے لگی اور پھر ایک چمکدار روشنی پھٹ کر درخت کو ہلا کر رکھ دی، گھیرنے لگی۔ شیطان کی آوازیں مدھم پڑ گئیں، لیکن اسد نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کی تاریکی مکمل طور پر نہیں گئی تھی۔ وہ اب اس کو خود سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسد کے جسم میں ایک عجیب سی قوت دوڑ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے درخت کی جڑوں میں مزید گہرائی تک ہاتھ ڈالا، اس کے دماغ میں ایک ایسی لہر اٹھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے پورا منظر بدل گیا۔ وہ خود کو ایک ایسے جنگل میں دیکھ رہا تھا جہاں ہر درخت میں ایک انسان کی شکل چمک رہی تھی۔ وہ انسانی شکلیں نہیں بلکہ کوئی دوسرے جہان سے آئی ہوئی متشکل شیطان کی شکلیں تھیں۔ اس کے دماغ میں ایک آواز گونج رہی تھی، یہ سب تمہارا حصہ ہے اسد، تم نے جو درخت ختم کیا تھا وہ تمہاری جان کا حصہ بن چکا ہے۔ اسد نے اپنے ذہن کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے اسے اپنی خوفناک حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گہرے سکون کے ساتھ اپنے اندر کی تاریکی کو جاننے کی کوشش کی۔ مجھے اس تاریکی سے لڑنا ہے اور میں یہ لڑائی جیتوں گا۔
असद ने दिल में अज़्म किया। दूर गांव के दूसरे हिस्से में जब असद की अंदरूनी जंग चल रही थी, एक और खौफनाक चीज रौनमा हो रही थी। असद के दोस्त और गांव के बुजुर्ग जो उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे, अब शिद्दत से एहसास कर रहे थे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। गांव की जमीन फिर से लर्जने लगी थी और दरख्त की जड़ों की तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ये सब कुछ दोबारा शुरू हो रहा है। नूर बीबी ने दिल में गहरी फिक्रावर परेशानी महसूस की। ये दरख्त फिर से जीत रहा है। उसकी जड़ों से निकलने वाली ये आवाजें इस बात का इशारा है कि कोई नई कुव्वत अभर रही है। गांव के लोग डरे डरे घरों में छुपे हुए थे, मगर नूर बीबी और उसके दोस्तों ने ये फैसला किया कि उन्हें उस कुव्वत का सामना करना होगा। वो दरख्त के करीब पहुंचे, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गए कि दरख्त अब एक जदीद और गैर मामूली शक्ल अख्तियार कर चुका था। उसकी जड़ों में कोई अजनबी अलामतें नक्श हो रही थीं और उसके अर्द गर्द का माहौल एक मुख्तलफ हकीकत है में तब्दील हो चुका था। ये क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग गांव वाला बोला। नूर बीबी ने गहरी सांस ली और कहा, ये उस दर की लड़ाई का असर है। वो दरख्त की कुव्वत से लड़ रहा है और हमने अभी तक उसका हल नहीं निकाला। हम सबको मिलकर उसे इस जंग में कामयाब बनाना होगा, या फिर हमें इस तारीकी का सामना करके हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ना होगा। असद की जंग है अब अपने उरूज पर थी। उसने अपने अंदर की शैतानी कुव्वत को जीतने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो जानता था कि इस जंग में कोई भी आसान नहीं जीत सकता। उसका जिस्म एक तरफ छोटा पड़ रहा था और दूसरी तरफ उसके ज़हन में वो खौफनाक मखलूक अभर रही थी जिसे उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अगर तुम मुझे हरा नहीं सकते तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। वो शबह दोबारा नमूदार हुआ। असद के सामने उसके करीबी फासले पर खड़ा था। असद ने एक लम्हे के लिए रख कर सोचा और फिर उसे अपनी तमाम कुव्वत को जमा करके एक आखिरी वार करने का फैसला किया। उसने हाथ में वही छुरी उठाई जो इरफान ने कभी इस्तेमाल की थी और इस दरख्त के नीचे एक तेज धार हरकत की। जमीन लरजने लगी और दरख्त की जड़ों से फिर से एक खौफनाक धुआं बुलंद होने लगा। असद ने गहरे जज्बे से छुरी को दरख्त की जड़ों में धकेल दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और असद की आंखों के सामने एक रोशनी की किरण फटी, जैसे कोई और दुनिया उसके अंदर आ रही हो। धुआं खत्म होने के बाद असद ने आंखें खोले। दरख्त मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था और जमीन पर कोई सियाही नहीं बची थी। सब कुछ साफ और रोशन हो गया था। उसने अपने जिस्म को महसूस किया। वो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और आजाद महसूस कर रहा था। उसके अंदर की तारीकी खत्म हो चुकी थी। असद ने एक गहरी सांस ली और अपने दोस्तों और गांव वालों की तरफ देखा। वो सब आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के मकाम पर आ रहे थे जहां अब सिर्फ साफ मिट्टी और घास थी। नूर बीबी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये सब कुछ तुम्हारे अंदर की ताकत के सबब मुमकिन हुआ असद। तुमने खुद को फतह किया है और तुमने हमें दिखाया है कि हम सब में वो कुव्वत है जो हम समझते हैं। असद ने सिर झुकाया। ये मेरी नहीं, हमारे सबके हौसले की फतह है। हमने मिलकर इस दरख्त की तारीकी को खत्म किया है और इस गांव को आज़ादी दी है। गांव के लोग असद को एक हीरो की तरह देख रहे थे। न सिर्फ असद बल्कि नूर बीबी और दीगर बुजुर्गों ने भी उसके हौसले की कदर की। गांव अब एक नए दौर में है, दाखिल हो चुका था, जहां खौफ की कोई जगह नहीं थी। असद ने नए स्कूल की तामीर का अमल मुकम्मल किया और उसमें बच्चों को न सिर्फ इल्म बल्कि इखलाकी कदरें, सच्चाई और जरात सिखाने की भरपूर कोशिश की। चंद साल बाद गांव में एक नया आगाज हुआ, एक ऐसा आगाज जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की ताकत बनते और खौफ का कोई असर नहीं था। गांव में अमन की हालत बरकरार थी।
मगर असद की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानता था कि ये सुकून आरिज़ी हो सकता है, क्योंकि उसकी अंदर की जंग अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई थी। इसकी आंखों में एक दरार थी, जैसे वो हमेशा किसी न किसी मुश्किल का सामना करता रहता है। एक दिन जब असद गांव के बुजुर्गों के साथ बैठा था, नूर बीबी ने उससे कहा, असद, तुम्हारी ताकत तुम्हारी जात से आगे निकलकर अब तुम्हारे गांव की तकदीर का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन याद रखो, जब तुम्हारी ताकत बढ़ती है तो तुम्हारी आजमाइशें भी बढ़ती हैं। असद ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं नूर बीबी। अब मैं जान चुका हूं कि सिर्फ अपनी जंग लड़ना काफी नहीं, बल्कि हमें हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। गांव में इस वक्त एक नया चीलिंग सामने आया। गांव के करीब एक और जंगल था, जिसमें एक दूसरी कुव्वत छिपी हुई थी, जो इस दरख्त के उसरात हैं से भी कहीं ज्यादा ताकतवर थी। लोग गांव के करीब आना शुरू हो गए थे, लेकिन वो जो कुछ भी देखते या सुनते, वो कुछ प्रासरार और भयानक होता जा रहा था। असद ने फौरन उस नई ताकत के बारे में तहकीक शुरू की। वो जानता था कि अगर वो इस नए खतरे से निपटने में कामयाब नहीं होता, तो गांव दोबारा वही खौफनाक हालत में वापस जा सकता है। असद और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस जंगल की तरफ जाएंगे, ताकि इस प्रासरार कुव्वत का मुकाबला किया जा सके। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, एक सुनसान सुकूत छा गया। दरख्तों के साए इतने ज्यादा थे कि दिन का उजाला भी अंदर तक पहुंचने में नाकाम हो रहा था। ये जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है असद, हमें फौरन वापस जाना है चाहिए, उसके दोस्त आमिर ने कहा। लेकिन असद ने अपनी नजरें फैलाकर कहा, नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा। हमें इस राज को जानना होगा कि आखिर ये कुव्वत कहाँ से आ रही है। वो सब आगे बढ़ते गए और जंगल के अंदर एक प्रासरार सरगोशी सुनाई देने लगी। आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई नामालूम मखलूक उन्हें बातें सुना रही हो। यही वो मकाम था जहां असद ने महसूस किया कि वो खतरे की सरहद के करीब पहुंच चुका है। उसने जमीन पर एक गहरा सांस लिया और कहा, हमें यहां से गुजरना होगा। अगर हम कामयाब हो गए तो ये खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जंगल के अंदर एक गार था जो असद और उसके दोस्तों की नजर में आ चुका था। उस गार की अंदर की फजा में एक गमगीन और होलनाक कहानी छिपी हुई थी। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, असद के दिमाग में एक और खौफनाक वजन भरा। ये वही दरख्त था, लेकिन इसमें अब एक और अजीब सी शक्ल नमूदार हो चुकी थी। एक और इंसान जो उसकी तरह ही दिखाई देता था, मगर उसके अंदर की कुव्वत अब तक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस शबह ने असद की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे नहीं जीत सकते असद, तुम सिर्फ एक आरिजी हल थे, लेकिन असल कुव्वत तुम्हारे अंदर हमेशा से मौजूद थी। असद का दिल तेज धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने कहा, मैं तुम्हें अपने अंदर की तारीकी से शिकस्त देकर दिखाऊंगा और तुम्हारी ये ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। असद का मुकाबला अब खुद से था। वो इस गार में मौजूद साए के साथ लड़ रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि उसकी ताकत अब मुकम्मल तौर पर उसकी अपनी है नहीं रही। वो जो लड़ाई लड़ रहा था, वो न सिर्फ इस जंगल में बल्कि उसके अंदर भी हो रही थी। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस शबह के हैं अंदर की कुव्वत को महसूस करने लगा। वो एक ही हकीकत थी और वो हकीकत उसके अंदर की तारीकी थी। उसकी शिकस्त का मतलब उसकी खुद ही की शिकस्त थी। लेकिन असद ने खुद को काबू किया और अपनी मुकम्मल कुव्वत के साथ अपनी हकीकत को तस्लीम किया। उसके जिस्म में एक ताकत का धारा दौड़ने लगा और वो शबह गुम हो गया। उसके अंदर का खौफ खत्म हो चुका था और उसका दिल अब पूरी दुनिया के लिए खुला था। जंगल का खतरा खत्म हो चुका था और असद ने
उसका सामना करने के बाद एक नई ताकत हासिल की थी। उसका ईमान अपने अंदर की हकीकत पर इतना मजबूत हो चुका था कि अब वो कभी भी किसी शैतानी कुव्वत से नहीं डरता था। गांव वालों ने उसकी जीत का जश्न मनाया और इसके बाद असद ने यह फैसला किया कि वो गांव के हर फर्द को अपनी सच्ची ताकत का हिस्सा बनाएगा। नूर बीबी ने असद की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, असद, तुमने जो कुछ किया है वो हमें ये सिखाता है कि असल ताकत सिर्फ खौफ से नहीं बल्कि अपने अंदर की हकीकत को पहचानने से आती है। तुमने वो साबित किया है जो हम सबको सीखना चाहिए। असद ने सिर झुकाया और कहा, हम सब में वो ताकत है जिसकी हमें कभी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब हमें ये जरूरत पेश आई तब हमें अपनी हकीकत का पता चला और हम सब ने मिलकर इसको शिकस्त दी। गांव में अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। असद की जरात और उसके दोस्तों की मदद से गांव की तकदीर बदल चुकी थी। वो जो कभी खौफ के साए में जीते थे अब उम्मीद और हौसले हैं से जिंदगी गुजार रहे थे। असद ने इस गांव में एक नई रोशनी और अमन का आगाज किया था और लोगों के दिलों में मोहब्बत और यकजहती की एक नई लहर दौड़ गई थी। असद का मकसद अब है ये था कि वो अपने तजुर्बात को गांव के हर फर्द तक पहुंचाए। वो जानता था कि जब तक लोग अपनी असल हकीकत को नहीं समझेंगे तब तक उनके अंदर की ताकत बीदार नहीं हो सकती। इसलिए उसने गांव में एक तालीमी निज़ाम कायम किया जिसमें न सिर्फ दुनियावी इल्म सिखाया जाता था तो बल्कि अखलाकी अक़दार और अंदर की ताकत के बारे में भी आगाही फराहम की जाती थी। हमें अपनी खौफों को शिकस्त देनी है, अपने अंदर की हकीकत को जानना है और फिर उसके मुताबिक जीना है। असद ने एक दिन गांव के बच्चों से कहा। गांव के बुजुर्ग उसकी हमायत करते और वो उसका शुक्रगुजार थे कि उसने न सिर्फ गांव को बचाया बल्कि उसे एक नई समझ दी थी। मगर असद की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब वो गांव के बैरूनी हिस्से में चल रहा था उसने एक पुरानी किताब की कुछ सफ़हात बिखरे हुए देखे। किताब की सफ़हात में कुछ प्रासरार इलामतें और दर्द के बारे में मखसूस निशानियां थीं। उसने फौरन इन सफ़हात को इकट्ठा किया और गांव के बुजुर्गों के साथ उनका मुतालिहा शुरू किया। ये अलामतें वही हैं जो मैंने उस दरख्त के नीचे देखी थीं। असद ने कहा, ये दरख्त सिर्फ एक दरवाज़ा था। हमारे गांव के बुजुर्गों के साथ उनका मुतालिहा शुरू किया। ये अलामतें वही हैं जो मैंने उस दरख्त के नीचे देखी थीं। असद ने कहा, ये दरख्त सिर्फ एक दरवाज़ा था और इस दरख्त के ज़रिए एक और दुनिया से ताकत आती थी। हमने दरख्त को ख़त्म कर दिया लेकिन इस ताकत का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ। गांव के बुजुर्गों ने असद को खबरदार किया कि मुकम्मल खात्मा तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी जड़ें मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाएं। इस दरख्त की जड़ें अब भी ज़मीन के अंदर गहरी छुपी हुई थीं और ये एक दिन फिर से बाहर आ सकती थीं। असद और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस बार उस दरख्त की जड़ों का मुकम्मल तौर पर खात्मा करेंगे। लेकिन इस दफ़ा वो अकेले नहीं थे। गांव के हर फर्द ने उनका साथ दिया और ये सब एक अजीम मकसद के लिए निकले। गांव के लोग असद की क़ियादत में इस प्रासरार जगह पर पहुंचे जहां इस दरख्त की जड़ें अब भी मौजूद थीं। असद ने गहरी सांस ली और अपने हाथों में वही छुरी पकड़ी जो उसने पहली बार दरख्त को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की थी। ये हमारा आखिरी कदम है, असद ने कहा। हम इस दरख्त को जड़ों से हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे ताकि उसकी तारीकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जैसे ही उसने छुरी को जड़ों में डाला एक ज़बरदस्त कुव्वत ने दरख्त के नीचे से अभर कर पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। असद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके अंदर की ताकत ने पूरी कुव्वत के साथ इस जड़ को ख़त्म कर दिया। ये आखिरी मार्का था जिसके बाद उस दरख्त की ताकत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। असद की जरात और उसके दोस्तों की मेहनत ने गांव को उस शैतानी कुव्वत से बचाया था। गांव में सुकून था और लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे।
असद ने अपने तजुर्बात से सीखा था कि खौफ और तारीकी का सामना करने के बाद ही इंसान अपनी असल हकीकत को समझ सकता है। उसने अपने अंदर की ताकत को दरियाफत है क्या और गांव के लोगों को भी सिखाया कि वो अपने खौफ का मुकाबला करें, अपनी हकीकत को पहचानें और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। नूर बीबी ने असद की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, तुमने जो कुछ किया वो हमें हमेशा याद रहेगा। तुमने हमारे दिलों में वो रोशनी भरी है जिससे हमें कभी नहीं डरना चाहिए। असद ने सिर झुकाया और कहा, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं थी, ये हमारी सबकी जीत है। जब हम सब ने मिलकर इस खौफ को शिकस्त दी, तभी हमें ये सुकून और आज़ादी मिली। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाते और असद ने एक बार फिर अपने नए मकसद को तलाश किया, लोगों को अपनी ताकत का हकीकत में शऊर दिलाना, ताकि वो किसी भी मुश्किल का सामना जरात के साथ कर सके। असद की कहानी न सिर्फ एक गांव की तकदीर बदलने की कहानी थी, बल्कि ये इस बात की भी मिसाल थी कि इंसान में वो ताकत होती है जो उसे कभी खौफ के साए में नहीं डूबने देती। उसने अपनी अंदर की तारीकी का सामना किया और उसके बाद गांव और अपने आप को एक नई रोशनी से रोशन किया। गांव में अब सुकून और खुशी थी और असद की कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई, जहां हर शख्स ने सीखा कि असल कुव्वत खुद में होती है और जब इंसान अपनी हकीकत को पहचान लेता है तो कोई भी कुव्वत उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। आज गांव में अमन का दौर शुरू हो चुका है, मगर असद की कहानी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक नौजवान ने अपनी खौफ से लड़ा और अपनी हकीकत को पहचाना, जिसके नतीजे में उसने न सिर्फ अपने गांव को बचाया बल्कि अपने अंदर की ताकत को दुरियाफत किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस कहानी का पैगाम हर दिल तक पहुंच सके। हमें अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगली कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। खौफ का सामना करें, अपनी ताकत पहचानें और कभी ना हारें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली हॉरर कहानी की अपडेट्स मिलती रहे।